सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एलजेब्रा फॉर जेई, जिसके सिंगेज एलजेब्रा का चैप्टर 12 डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही बदतमीजी से बोल रहा है, उसकी सेहत अपनी दिखा रहा है। हमको जानते हो, हम जानते हैं, सुनो ध्यान से। लिखा अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस ए आई एक्स आई वाई आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3, यानी एक वर्टिस A1 होगी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, एक A2 होगी, एक A3 होगी। इफ द आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज 0 0, देन प्रूव दैट x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, और ये बड़ा भयंकर दिया है, ये 0 है। कैसे निकाले? अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं तो उसमें कुछ रिजल्ट आएगा और लिख दें इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड, दिस शोज दैट वी कैन इक्वेट लाइक दिस। नहीं कर सकते ना। हमें पहले इस ड्रामेबाजी को समझना पड़ेगा, यहां से कुछ मिलेगा। सुनो ध्यान से, बार बार इस वाले उसमें आएंगे, इसलिए हम अगले पेज में पहुंच रहे हैं। ठीक, हम इस पेज को बार बार खोलना पड़ेगा ना। देखो आपका जो ट्रायंगल है ना, अपने ट्रायंगल बना लिया जाए। कहां गया ट्रायंगल? पहले एक ट्रायंगल बना लिया जाए। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक, इस ट्रायंगल को मैं बना लेता हूं। ट्रायंगल दिख गया? ठीक है, इसका जो नाम है ए आई है, वो वाला ए आई नहीं, यानी ये A1 है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये A2 है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये A3 है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। समझ में आई बात? नहीं आई? बहुत टेक्निकल तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। आर्थो सेंटर होता क्या है? आर्थो सेंटर किस लफड़े का नाम है? देखो थोड़ा इसको नीचे लाना पड़ेगा शायद। चलिए इस पूरे इसी को ले आते हैं। आर्थो सेंटर होता क्या है जरा समझिएगा। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें, ये परपेंडिकुलर खींच दें, ये परपेंडिकुलर, ठीक, यहां से यहां खींच दें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यहां से यहां खींच दें परपेंडिकुलर, यहां से एथिस खींच रहे हैं, ये परपेंडिकुलर। तो जहां ये परपेंडिकुलर्स आपस में मिलते हैं, ये आर्थो सेंटर होता है। ये H है, इसको H मान लिया हमने, और ये कह रहा है जो H है ना वो 0 0 है। आर्थो सेंटर क्या है? आर्थो सेंटर आपका 0 0 है। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो ठीक है, इसको 0 0 कर देते हैं। ये आर्थो सेंटर है 0 0। ठीक, अब क्या दिमाग लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं, क्या कैलकुलेशन करें, समझ में नहीं आ रहा। सुनो ध्यान से, जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको PQR मान लूं, अगर मैं PQR मान लूं, तो चाहे मैं AP लाइन बोलूं चाहे AH लाइन बोलूं, कोई फर्क भाई? जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को चाहे A से B तक बोलो चाहे A से C तक बोलो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो जरा समझने की कोशिश करो। हमने एक काम करना है। मैं कहूंगा AH और A2 A3 ये परपेंडिकुलर है। सही बात है ना, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को हम जानते नहीं, तो हमको भाई AH को आगे बढ़ा दो, P तक ले आओ, या आधे रखो, रहेगा तो वही ना। तो अगर मैं AH का M निकालूं और A2 A3 का M निकालूं, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो पहले स्लोप ऑफ AH निकालता हूं। स्लोप ऑफ AH A1H, ये वाला A1H, इसको मैं M1 मान लेता हूं। ये 0 0 है, क्या होगा? y2 माइनस मतलब 0 माइनस y1, 0 माइनस y1 अपान 0 माइनस x1, यानी ये y1 अपान x1 आने वाला है ना। स्लोप ऑफ A2 A3 निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ A2 A3 निकाल लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। तो आएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2। क्योंकि दोनों लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिखेंगे एज A1H लिखा है ना आपने, A1H
इज परपेंडिकुलर टू A2 A3, तो मैं कहूंगा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। क्यों? M1 की वैल्यू क्या आई है? M1 की वैल्यू आई है y1 अपान x1, y1 अपान x1, और M2 की वैल्यू क्या आई है? y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2 इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो आएगा y1 y3 माइनस y2 इज इक्वल टू -x1 इंटू x3 माइनस x2। इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए, कर दो, तो आ जाएगा आपका x1 x3 माइनस x2, ये प्लस में है, प्लस y1 y3 माइनस y2 बराबर 0। ये एक रिजल्ट आया। क्या इस रिजल्ट का कहीं समायोजन हो पा रहा है? जरा इसके पीछे देखो, y1 y2 माइनस y3, y1 y2 माइनस y3 है, माइनस का मान ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x1 x2 माइनस x3 प्लस y1 y2 माइनस y3 बराबर 0। देखो y1 y2 माइनस y3 प्लस x1 x2 माइनस x3, ये 0 है ना। अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला रिजल्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है? कह सकता हूं ना मैं, ये 0 आ गया। ठीक, पहला केस। दूसरा जब निकालेंगे तो ये वाला केस आ जाएगा, उसके वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सेकंड केस लेकर के चलते हैं। ठीक, सेकंड केस लेता हूं मैं। ये पहला केस समझ आ गया। अब दूसरा केस लो, यानी पहला वाला वैल्यू 0 आ गई। जब हम डिटरमिनेंट नोट करेंगे ना तो वहां डायरेक्ट 0 हम कर देंगे, क्योंकि सब में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से अब किधर चलेंगे? अब स्लोप A2 से शुरू करो। स्लोप ऑफ A2H, स्लोप ऑफ A2H, स्लोप ऑफ A2H, इसको M1 मान लो, क्या दिक्कत है? M1 M2 से क्या दिक्कत है? दो अलग अलग घर हैं, एक ही नाम में, वहां हमारा भी अंकुर उनका भी अंकुर, क्या दिक्कत है? तो क्या आएगा? 0 माइनस y2 अपान 0 माइनस x2, यानी आएगा y2 अपान x2। चूंकि A2H किसके परपेंडिकुलर है? A1 A3 के, तो स्लोप ऑफ A1 A3 निकालो, स्लोप ऑफ A1 A3 निकालो, इसको M2 मान लो, तो क्या आएगा? y3 माइनस y1 अपान x3 माइनस x1। भाई देखो, चाहे आप y3 माइनस y1 बोलो, चाहे y माइनस y3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जानते हैं दोनों परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट दूं तो हम जानते हैं M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1, यानी कि y2 अपान y1 इंटू y3 माइनस y1 अपान x3 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आएगा y3, क्या लिख रहा हूं, y2 अपान x2 है, ये क्या है? y2 अपान x2 है। वो जल्दबाजी में तो ज्यादा जल्दबाजी हो रही है, ये y2 अपान x2 है, तो यह जाएगा y2 y3 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x2 x3 माइनस x1। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो आएगा x2 x3 माइनस x1 प्लस y2 y3 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। जरा इस रिजल्ट का कहीं यूज हो रहा है? देखो, y2 y3 माइनस y1, y2 y3 माइनस y1 प्लस x2 x3 माइनस x1, ये वैल्यू भी 0 आ गई ना, ये वैल्यू भी 0 आ गई ना। सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली थर्ड वाला केस में ये भी 0 आ जाएगा। तो जब इस डिटरमिनेंट को नोट करोगे और ये पूरा कॉलम 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगी ना, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? सिमिलरली का केस लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। सिमिलरली तो सेकंड में लगा सकते हो, लेकिन सेकंड हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो इसको करिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।